दोस्तों यूं तो भारत में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिनकी प्रतिभा के कारण ही भारत आज इतना समृद्ध बन पाया है। उन सभी की काबिलियत के कारण आज भारत पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ पाया है। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं में से एक महान व्यक्ति की बात करने वाले हैं, जिसे भारत में पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा के दम पर भारत को अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में इतना समृद्ध बनाया। लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उन सभी का डटकर सामना किया। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है रवि और आइए जाने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। उनके पिता एक नाविक थे जो हिंदू श्रद्धालुओं को रामेश्वरम से धनुषकोटी के मंदिर तक ले जाते थे। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत सी कठिनाइयों से गुजरा। वह बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थे, लेकिन उनके पिता उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि पैसे भी मिले और ज्ञान भी मिले। जिसके बाद उन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार बेचने का काम इसलिए भी चुना था क्योंकि वह अखबार बेचते बेचते रास्ते में ही सभी अखबारों को पढ़ जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी शुरुआती शिक्षा रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल से पूरी की। एक बार की बात है जब उन्हें पता चला कि उनके घर से कई किलोमीटर दूर एक अध्यापक है जो कि मैथ बहुत ही ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन उन अध्यापक ने ये कह रखा है कि वह सिर्फ उन्हीं 5 बच्चों को फ्री में मैथ पढ़ाएंगे जो गर्मी हो या फिर सर्दी सुबह 4 बजे नहा धोकर उनके पास पढ़ने आएंगे। इसलिए अब्दुल कलाम सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर अपने घर से कई किलोमीटर दूर पैदल मैथ की शिक्षा लेने के लिए उस अध्यापक के पास जाते थे। वो हमेशा कहा करते थे ज्ञान जहाँ से मिले ले लो। एक बार की बात है जब वो 5वीं क्लास में थे, तब उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर सभी बच्चों को चिड़िया कैसे उड़ती है इसका कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो उन सभी को समुद्र के किनारे ले गए और लाइव उड़ती हुई चिड़िया के उड़ने के तरीके को समझाया। उन्होंने चिड़िया के उड़ने के तरीके को इतनी डिटेलिंग से बताया कि अब्दुल कलाम ने सोच लिया कि उन्हें आगे चलकर एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करनी है। जिसके बाद उन्होंने MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स की पढ़ाई कंप्लीट की। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। एक बार की बात है जब वो अपने क्लास में फर्स्ट बेंच पर अपने मित्र रामनाथ शास्त्री के साथ बैठे हुए थे। उस समय एक नया टीचर क्लास में आया। जब उसने देखा कि एक हिंदू एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है तो उसने अब्दुल कलाम को डांट कर पीछे भगा दिया, लेकिन अब्दुल कलाम कुछ नहीं बोले। उन्होंने ठान लिया कि मैं पीछे बैठकर ही इतिहास रचूंगा। वो हमेशा कहा करते थे द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे एक्चुअली बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ क्लास, यानी इस देश का सबसे बुद्धिमान दिमाग क्लास की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। जिसका एग्जाम्पल वह खुद थे। एक बार जब वो MIT में पढ़ रहे थे तो उन्हें एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने का असाइनमेंट मिला, लेकिन उनके पास असाइनमेंट बनाने के पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन असीम जोहरा ने अपने गहनों को गिरवी रखकर उन्हें असाइनमेंट बनाने के लिए 1000 रुपये दिए थे। लेकिन जब वो डिज़ाइन लेकर प्रोफेसर के पास पहुंचे तब प्रोफेसर ने कहा दिस इज़ नॉट अ गुड डिज़ाइन, तुम्हें इससे अच्छा डिज़ाइन बनाकर लाना होगा। तब अब्दुल कलाम ने कहा सर मुझे 30 दिन का टाइम दीजिए, मैं इससे भी अच्छा डिज़ाइन बनाकर लाऊंगा। लेकिन प्रोफेसर ने कहा 30 दिन नहीं, केवल 3 दिन मिलेंगे। यदि तुम 3 दिन में अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाकर लाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। इतना सुनना था कि अब्दुल कलाम के हाथ पांव फूल गए और उनकी आंखों के सामने उनकी बहन का चेहरा घूमने लगा, जिन्होंने उन्हें अपने गहने गिरवी रखकर असाइनमेंट बनाने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह वापस गए और 72 घंटे यानी कि 3 दिनों तक बिना सोए बिना खाए पिए लगातार मेहनत की और वो डिज़ाइन बनाकर जब प्रोफेसर के पास वापस आए तब प्रोफेसर बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि तुम कर लोगे। उन्होंने अपने फेलियर्स को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। साल 1956 की बात है, उनके पास 2 नौकरियों का ऑफर आया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एयरफोर्स, लेकिन उन्होंने एयरफोर्स को चुना। जब वो इंटरव्यू देने के लिए देहरादून पहुंचे तो वहां अवेलेबल सीटें थी 8 और इंटरव्यू देने वाले थे 25, लेकिन वो 9वें रैंक पर आए, जिस कारण उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि DRDO की नौकरी ज्वाइन कर ली। किसे पता था ये वही DRDO होगी जिसे अब्दुल कलाम इतनी आगे तक ले गए थे।
और आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, जो भारतीय सेना के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बनाती है। DRDO में इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इनका सिलेक्शन डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में हुआ, जिन्हें भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। वहां भी इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इनका सिलेक्शन साल 1963 में ट्रेनिंग लेने के लिए नासा जाने वाली टीम में हुआ, ताकि भारत के स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। लेकिन जब ये नासा पहुंचे तो नासा वालों ने भी इनकी काबिलियत को देखा। नासा के डायरेक्टर ने इनसे कहा, यू आर अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तुम नासा को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें भारत से 10 गुना अधिक सैलरी देंगे और नासा का हेड भी बना देंगे। भारत तो एक गरीब देश है, वह तुम्हें सैलरी ही कितना देता होगा। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि भारत मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं काम करूंगा तो भारत में और भारत के लिए। जिसके बाद वो भारत वापस आ गए और भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण करने में जुट गए, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत था। अब्दुल कलाम अपने काम को लेकर कितने ज़्यादा पैशनेटिंग और डेडिकेटेड थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1963 में उनकी सगाई तय हुई। एंगेजमेंट सेरेमनी में सब उनका इंतजार करते रहे, लेकिन अब्दुल कलाम नहीं आए, क्योंकि वो उस समय भारत के सबसे पहले साउंडिंग सैटेलाइट नाइक अपाची का प्रक्षेपण करने में बिजी थे, जिस कारण उन्हें अपनी सगाई की डेट ही याद नहीं रही। वो हमेशा सबसे पहले अपने काम को ही प्रायोरिटी देते थे। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि भारत ने 21 नवंबर 1963 को अपने सबसे पहले साउंडिंग सैटेलाइट नाइक अपाची को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। इसी के साथ भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। इसके बाद एक दौर वह भी आया जब भारत ने साल 1969 में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और अब्दुल कलाम को इसका डायरेक्टर बनाया गया। उस समय ना ही इसरो के पास अपना कोई ऑफिस था, ना ही कोई लेबोरेटरी थी, ना ही कोई लॉन्च पैड था। इसलिए उन्होंने वहां के एक चर्च को अपना लेबोरेटरी, चर्च के फादर के घर को अपना ऑफिस और बीच को अपना लॉन्च पैड बना लिया। लेकिन अब्दुल कलाम हमेशा से यह चाहते थे कि भारत खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए, ताकि भारत को दूसरे देशों के पास सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए ना जाना पड़े। लेकिन उनके पास फंड की कमी थी और इंदिरा गांधी सरकार ने भी उन्हें फंड देने से मना कर दिया था। लेकिन उन्हें प्राइवेटली थोड़ा बहुत फंड मिला, जिसके बाद उन्होंने साल 1969 से लेकर साल 1979 तक 10 साल मेहनत की और भारत का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन लॉन्च के दौरान वह फेल हो गया, जिसके बाद अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा घबरा गए। लेकिन उस समय इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन ने उन्हें समझाया और उन्हें मीडिया के सामने ले गए। मीडिया ने कहा, जब तुम्हें रॉकेट बनाना आता ही नहीं है तो तुम भारत का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। अब्दुल कलाम कुछ बोलते उससे पहले ही डॉक्टर सतीश धवन ने उनके हाथों से माइक ले लिया और बोले, दिस टीम इज ब्रिलियंट, अगले 1 साल के अंदर यही टीम आपको दोबारा SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च करके दिखाएगी। और ऐसा ही हुआ। ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई साल 1980 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने SLV-3 रॉकेट से रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, जिस कारण भारत, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना के बाद दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। और इस बार जब रिपोर्टर्स ने डॉक्टर सतीश धवन से ये पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो इस बार माइक उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी टीम फेल हो गई थी तो मैंने उस फेलियर को एक्सेप्ट किया और जवाब दिया, लेकिन अब तुम पास हो गए तो अब जवाब तुम दोगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे कि डॉक्टर सतीश धवन एक महान लीडर थे। अब्दुल कलाम SLV-3 बनाकर ही नहीं रुके, उन्होंने देखा कि चाइना, पाकिस्तान और पूरी दुनिया मिसाइल्स बनाने में लगी हुई है, जिस कारण वो भी मिसाइल बनाने में लग गए। उन्होंने ऑपरेशन डेविल के तहत गाइडेड मिसाइल बनाना शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने साल 1985 में त्रिशूल, साल 1988 में पृथ्वी और साल 1989 में अग्नि मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। साथ ही उन्होंने साल 1993 में PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसके बाद भारत दुनिया का छठा देश बन गया जो पृथ्वी की बाहरी कक्षा में सैटेलाइट्स को स्थापित कर सकता था। ये वो ही PSLV रॉकेट है जिसकी मदद से साल 2014 में भारत 10 रुपए पर किलोमीटर की भी कम लागत से मंगल की कक्षा में पहुंचा था। साथ ही इसी रॉकेट से साल 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। इसी PSLV के कारण ही आज पूरी दुनिया इसरो का लोहा मानती है। साल 1993 की बात है जब अमेरिका ने UN में ये प्रस्ताव
पारित किया कि अब से कोई और देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। यदि किसी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसे भारी सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। ये भारत के लिए एक चिंता का विषय था, क्योंकि भारत भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था। तभी उस समय के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करना होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मुझे कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम चाहिए। जिसके बाद राजस्थान के पोखरण में शुरू हुआ न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी। अमेरिका ने सभी देशों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट्स को तैनात किया था। वो सैटेलाइट सभी देशों पर नजर रखते थे कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा है। उन सैटेलाइट्स की नजरों से बचने के लिए सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर आर्मी के गेटअप में रहते थे। हर 90 मिनट के बाद सैटेलाइट उनके ऊपर से गुजरता, लेकिन सभी इतने चौकन्ने थे कि सैटेलाइट के आने से पहले ही सभी गड्ढों को भर दिया जाता था, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो और अमेरिका को कानो कान भनक भी ना लगे। सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जिसके बाद भारत ने 11 मई साल 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 मई साल 1998 को भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। और इस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की निगरानी में भारत न्यूक्लियर संपन्न देश बन गया। भारत के लिए विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को साल 1981 में पद्म भूषण, साल 1990 में पद्म विभूषण और साल 1997 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक बार की बात है, जब एक अंग्रेज रिपोर्टर ने सभी से कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा, हु इज अब्दुल कलाम, तब एक बच्चे ने आंसर दिया, ही इज अ सिंपल इंडियन विच इज इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि वह एक साधारण भारतीय है जिनका वर्णन करना असंभव है। ऐसे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, तब उन्होंने कहा, पहला, जीवन में हमेशा महान उद्देश्य रखो। दूसरा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितना हो सके ज्ञान प्राप्त करो। तीसरा, कड़ी मेहनत करो। चौथा, जब तक वह उद्देश्य प्राप्त ना हो लगन मत छोड़ो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 1999 में रिटायरमेंट ली और तमिलनाडु के अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए वापस चले गए। एक बार क्लास के दौरान उनके पास अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अपने मंत्रिमंडल का चयन कर रहे थे। उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि मैं आपको अपने मंत्रिमंडल में जगह देना चाहता हूं और आपको होम मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, लेकिन अब्दुल कलाम ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाकर इस देश का भविष्य बनाना चाहता हूं। जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया। लेकिन एक बार जब राष्ट्रपति का चयन करना था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दोबारा एपीजे अब्दुल कलाम को फोन लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इस बार मना मत करना, हम आपको भारत का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और इस बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी उन्हें नहीं मना किया और 18 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सादगी प्रिय व्यक्ति थे। जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन में कदम रखा तो वह अपने साथ केवल 2 बैग्स और 2500 किताबें लाए थे। ये ही थी उनकी पूरी संपत्ति। उन बैग्स में उनके पास केवल 3 जोड़ी कपड़े और 3 कोट थे। साथ ही उनके पास 40 तरह की डॉक्टरेट डिग्रियां थी। उन्होंने कभी भी पीएचडी नहीं की, फिर भी वो जिस यूनिवर्सिटी में जाते वो यूनिवर्सिटी उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दे देती। इसके अलावा वो एक पक्षी प्रेमी भी थे। मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे जीवन कभी भी मांस का सेवन नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि पक्षी पर्यावरण के सूचक होते हैं। यदि उनका जीवन खतरे में होगा तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। एक बार राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में टहलने के दौरान उनकी नजर एक घायल मोर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह अपने मुंह को सही से खोल नहीं पा रहा है और उसके पैर में भी चोट लगी है। जिसके बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और खुद खड़े होकर उस मोर का इलाज करवाया। ऐसे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बेजुबान पक्षियों का भी ख्याल रखते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बुरे समय में काम आने वाले लोगों को भी कभी नहीं भूले। जब उनके राष्ट्रपति पद के शपथ लेने की बारी आई तब उनसे पूछा गया कि आप अपने शपथ समारोह में किसको बुलाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने उन 2 मित्रों को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। उन्होंने एक मोची को बुलाया जिसने उनके फटे हुए जूतों को बनाया था, और एक ढाबे वाले को बुलाया जिसने उनके पास पैसे न होने के बाद भी उन्हें फ्री में खाना खिलाया था। ऐसे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने किसी को छोटा नहीं समझा, जिनके व्यक्तित्व का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। वो महान थे, भारत के अभिमान थे। उनका जीवन हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। उनका जीवन हमेशा कर्तव्य निष्ठा का सूचक रहेगा।
लेकिन कहते हैं ना, जो इस धरती पर आया है उसे यहाँ से जाना ही होगा। 27 जुलाई साल 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो हमेशा अमर रहेंगे। भारत के ऐसे महान सपूत को मेरा शत शत नमन। आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। यदि आपने उनके जीवन से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस चैनल की सभी वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।